बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3 ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर में सुप्रीम कोर्ट में जो आज सदारती रेफरेंस केस की समाअत हुई है उसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। इसी खबर में जो सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय को महफूज किया है, कब तक सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर अपना फ़ैसला सुनाएगी और अगर सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस का जवाब हाँ में देती है तो क्या सूरत बनेगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस का जवाब ना में देती है तो इस सूरत में अगला सिनेरियो क्या होगा, इसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरी खबर में हम बात करेंगे, आज जस्टिस काजी फ़ाइसा ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की है। नई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में जस्टिस काजी फ़ाइसा ने सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्ज बेंच से किस बात का तकाजा किया है, क्या प्रेयर की गई है, क्या इस्तदा की गई है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तीसरी खबर, इलेक्शन कमीशन ने आज NA 75 डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसे कलअदम करार दे दिया है और 18 मार्च को डस्का 75 में दोबारा से रीपोल कराने का, पूरे हल्के में रीपोल कराने का हुक्म दिया गया है। इस खबर में हम बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने जो NA 75 का नतीजा कलअदम करार दिया है, किसकी गफलत का खमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलिक को भुगतना पड़ेगा, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस केस की जो समाअत हुई है उसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज 19वीं समाअत थी सदारती रेफरेंस पर। आज की समाअत में पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से अदालत में दलाइल दिए गए। 2 वकला ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अदालत में दलाइल दिए। इनके बाद जो है अटॉर्नी जनरल ने जवाब में आज रेफरेंस में अपने दलाइल दिए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल और जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में वकला आए थे उनकी जानिब से अदालत को यही बताया गया है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो आइन के तहत कराया जाता है और सेनेट के इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का इतलाक़ होता है और आर्टिकल 226 के इतलाक़ के बाद जो है सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही कराया जा सकता है। लेकिन अगर सेनेट के इलेक्शन को ओपन बैलेट के ज़रिए करवाना है तो उसके लिए आइन में तरमीम करना होगी। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेनेट के इलेक्शन पर किसी किस्म का कोई इतलाक़ नहीं होता। अदालत की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से आज अदालत में ये दलाइल दिया गया कि अदालत के सामने जो बुनियादी सवाल है वो यही है कि आया कि सेनेट के इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का इतलाक़ होता है या इलेक्शन एक्ट 2017 का इतलाक़ होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि सेनेट के इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस होती है, इस पर सियासी रहनुमा बात तो बहुत करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बात की जाती है, पार्लियामेंट के अंदर इस करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर करारदादें भी पास की जाती हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी सियासी जो लीडरशिप है सेनेट के इलेक्शन पर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इजहार करते हैं। लेकिन इस इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के हवाले से किसी सियासी पार्टी की जानिब से बिस्मिल्लाह नहीं की जाती और इसी तरह से तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि सेनेट के इलेक्शन में जो करप्ट प्रैक्टिस होती है, जो करप्शन होती है, अरकान की ख़रीद फ़रोख्त होती है, ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे। जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि सवाल यहाँ पर अदालत में ये उठाया गया कि अब तक जो सेनेट के इलेक्शन में गड़बड़ होती आई है, जो अरकान की ख़रीद फ़रोख्त होती आई है, एक वीडियो भी मंजर आम पर आई, उस पर इलेक्शन कमीशन से ये पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक सेनेट के इलेक्शन में जो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं किसके खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया है, क्या किसी को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन, जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था, सोया हुआ है। लेकिन अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन से सवालात पूछे उन सवालों का जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं दिया गया। तो आज की समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने 19वीं समाअत के बाद सदारती रेफरेंस पर अपनी राय को महफूज कर लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर कब फैसला सुनाएगी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने 19 समाअतों के बाद फैसला महफूज किया है और ये इस पर फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट गालिबन ओपन कोर्ट में नहीं सुनाएगी क्योंकि ये रेफरेंस जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है। तो जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के मुताबिक तो यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करने के बाद, चाहे वो मुख्तसर रिपोर्ट हो चाहे वो तफसीली रिपोर्ट हो, उसे सरबमोहर लिफाफे में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा देगी और इस रिपोर्ट में बता दिया जाएगा कि जो रेफरेंस भेजा गया था उस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट ने आया कि हाँ में दिया है या ना में दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस का जवाब हाँ में देती है तो इसका मतलब ये होगा कि सेनेट के इलेक्शन पर इलेक्शन एक्ट 2017 का इतलाक़ होता है और सेनेट का इलेक्शन जो है वो आइन के तहत नहीं कराया जाता और सेनेट के इलेक्शन पर आइन के आर्टिकल 226 का इतलाक़ भी नहीं होता। अगर हाँ में जवाब आता है तो इस सूरत में सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस पर जवाब जो है वो ना में देती है तो इस सूरत में
हुकूमत को आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करना होगी और इसके बगैर तरमीम किए बगैर जो है वो सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं हो सकेगा। तो नाज़रीन, ये तो होगी हमारी पहली खबर के जो तफसीलात थी, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहूँगा। 23 दिसंबर को ये रेफरेंस सदर मुमलिकत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया। 4 जनवरी 2021 को इस रेफरेंस पर पहली समाअत हुई और पहली 14 समाअतों में अटॉर्नी जनरल की जानिब से रेफरेंस के हक़ में दलाइल दिए गए और उसके बाद जो दीगर फ़रीक़ैन थे उन्होंने दलाइल दिए, जिन्होंने रेफरेंस की मुखालफत में दलाइल दिए, और आज आखिरी आधे घंटे में दलाइल दिए अटॉर्नी जनरल ने जवाब में, रिबटल में, जिसके बाद इस पर फैसला महफूज हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं जस्टिस कादी फायसा ने जो सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। नाज़रीन, ये 10 सफ़ात की दरख्वास्त है जो जस्टिस कादी फायसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। सबसे पहले ये बता देते हैं कि इस दरख्वास्त में जस्टिस कादी फायसा ने सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच जो 1 मार्च को नज़रसानी की दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रहा है उस बेंच से इस बात का तकाजा किया है, ये प्रेयर की है कि ये जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं इस पर समाअत जो है वो ओपन की जाए और समाअत को जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए। मुकदमे की समाअत को लाइव जो है वो टेलीविज़न चैनल पर दिखाया जाए, सरकारी टेलीविज़न पर दिखाया जाए। इस दरख्वास्त के जो मंदरजात हैं वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। जस्टिस कादी फायसा अपनी दरख्वास्त में ये कहते हैं कि जो रेफरेंस उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया था उस रेफरेंस के मंदरजात को वो रिस्पोंडेंट, वो हुकूमती ऑफिशियल जिन्हें उन्होंने अपनी दरख्वास्त में, नज़रसानी की दरख्वास्त में फ़रीक बना रखा है, उनकी जानिब से रेफरेंस के मंदरजात को लीक किया गया और मेरे ख़िलाफ़, मेरे बच्चों, मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपोगंडा मीडिया पर किया गया। रेफरेंस के मंदरजात लीक करके ये बताया गया कि मैंने मेरी फैमिली में इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्स अदा नहीं किया, हमारे पास बेशबहा बेहिसाब दौलत मौजूद है और इस दौलत की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई, पैसा पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफ़र किया गया। जस्टिस कादी फायसा का अपनी मुतफर्रिक दरख्वास्त में ये कहना है कि जो रिस्पोंडेंट हैं, रिस्पोंडेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जस्टिस कादी फायसा ने अपनी मुतफर्रिक दरख्वास्त में, और रिस्पोंडेंट का मतलब ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम, शहजाद अकबर और दीगर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या बाकी जो रिस्पोंडेंट हैं उनका जिक्र कर रहे हैं जस्टिस कादी फायसा अपनी मुतफर्रिक दरख्वास्त में। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज, जस्टिस कादी फायसा कहते हैं कि हैंडीकैप होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, लेकिन जो रिस्पोंडेंट हैं, जो हुक्काम हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त में फ़रीक बनाया है, उनका मीडिया पर असर रसूख है और जब मेरी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाती हैं तहरीरी सूरत में या किसी भी सूरत में समाअत होती है तो हमारी गुजारिशात या मारूज़ात को मीडिया पर रोक लिया जाता है, उन गुजारिशात को ऑन एयर नहीं किया जाता, उनको वो वर्थ या वो वेटेज जो है जो मिलनी चाहिए वो मीडिया पर नहीं मिलती। जस्टिस कादी फायसा अपनी मुतफर्रिक दरख्वास्त में ये कहते हैं कि तवक्को थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई, जो प्रोपोगंडा किया गया, उस पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ऐसा कुछ नहीं किया। और जो मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था लाहौर के एक वकील की जानिब से कि मैंने जो खतूत लिखे थे वो रेफरेंस को कलअदम करार दिया गया, लेकिन वो रेफरेंस दायर करने वाले वकील के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई या एक्शन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से नहीं लिया गया। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हमारे ख़िलाफ़ ट्वीट की जाती हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और सुप्रीम कोर्ट की जज के साख को दागदार किया गया। जस्टिस कादी फायसा ने अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा कि फिरदौस आशिक अवान, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फ़ैसले में कुछ सिफारशात, कुछ एक्शन जो है, पीनल एक्शन या जो भी एक्शन है उनकी रिकमेंडेशन की थी, और वो मैं आपको बता देता हूँ कि तफसीली फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से ऑब्ज़र्व किया था और ये लिखा है जस्टिस कादी फायसा ने अपनी मुतफर्रिक दरख्वास्त में कि फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में ऑब्जर्वेशन आने के बावजूद उन्हें नवाजा गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से, और उन्हें पंजाब में वज़ीर आला का इत्तलात का मुआमले खसूसी बना दिया गया है। आगे चल के जस्टिस कादी फायसा ने यह कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, न्यूजीलैंड और भी बहुत सारे ममालिक का हवाला दिया है कि वहाँ पर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है उसे लाइव टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है, नशर किया जाता है। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी जो हमारे नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उस पर समाअत जो है वो लाइव तमाम टेलीविज़न चैनल पर दिखाई जानी चाहिए। और सरकारी मीडिया का भी जिक्र किया है जस्टिस कादी फायसा ने कि सरकारी मीडिया पर भी नज़रसानी की दरख्वास्त की जो भी समाअत होगी उसे लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए। अब देखना यह होगा कि 1 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा, नज़रसानी की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा, तो जस्टिस कादी फायसा की इस मुतफर्रिक दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला सादर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से। तीसरी खबर के हवाले से, जैसा कि आप नाज़रीन को मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने आज
दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि जो इलेक्शन हुआ है NA-75 डस्का का, उसमें कंड्यूसिव माहौल, साजगार माहौल, सूट करने वाला माहौल जो है वो वोटर्स को फराहम नहीं किया गया और खौफ व हरास वहाँ पर हुआ, तसादम हुआ, तशद्दुद हुआ, जिसकी वजह से वोटर्स के लिए अपना हक़ राय इस्तेमाल करना, उसके लिए माहौल जो है वो साजगार नहीं था। और इलेक्शन कमीशन ने NA-75 के नतीजे को कलअदम करार दिया और 18 मार्च को नया ज़िमनी इलेक्शन NA-75 में कराने का फैसला सुनाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन इसमें हमने बात करनी है कि किसकी गफलत थी और किसका नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे भुगतना पड़ रहा है। आज का फैसला नो डाउट जो है मुसम्मिक नवाज़ के हक़ में गया है, मुसम्मिक नवाज़ के लिए एक अच्छा फैसला था इलेक्शन कमीशन ने जो सुनाया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अली असद मलिक के लिए ये किसी तरह से भी अच्छा फ़ैसला नहीं था, क्योंकि ये फ़ैसला अल्टीमेटली चाहे जिसकी भी गफलत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के ख़िलाफ़ किया है, या उनको ये फ़ैसले से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। इसमें गफलत थी क्योंकि जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें यह बताया गया था, जो आखिरी प्रेस रिलीज़ थी, कि जब 19 फरवरी को पोलिंग हो रही थी तो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जब लापता हो गए तो रिटर्निंग ऑफिसर के साथ रब्ता किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी के साथ भी रब्ता किया। चीफ सेक्रेटरी के साथ रब्ता ना हो सका, IG पुलिस के साथ रब्ता किया गया, IG पुलिस के साथ भी रब्ता ना हो सका, और फिर 7-8 बजे के बाद ये वक्त गुजरता गया और फिर 3:30 बजे चीफ सेक्रेटरी से एक बार रब्ता हुआ और उन्हें बताया गया कि 20 जो है प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हैं, और 3:30 बजे के बाद फिर चीफ सेक्रेटरी के साथ भी रब्ता ना हो सका, और फिर दोबारा जो है 6 बजे वो प्रिजाइडिंग अफसरान, वो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जो लापता हो गए थे, वो 6 बजे के बाद या 6 बजे से पहले अपने नताइज लेकर RO के ऑफिस में पहुँचना शुरू हो गए। तो इलेक्शन कमीशन ने तशवीश का गालिबा इजहार किया था इंतज़ामिया पर, पुलिस पर, कि इंतज़ामिया और पुलिस ने ज़िमनी इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया। और शायद इलेक्शन कमीशन ने यह तासुर भी लिया कि अगर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब हमारा फ़ोन नहीं सुन रहे, हमारे साथ राब्ते में नहीं है, हमारे साथ वो राब्ते में आना नहीं चाह रहे, तो फिर जो नीचे का जो अमला है, जो पोलिंग स्टाफ है, तो उसके साथ लोकल इंतज़ामिया का, पुलिस का रवैया क्या होगा। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पोलिंग के दौरान जो फायरिंग हुई, जो तसादम हुआ, जो तशद्दुद के वाक़यात सामने आए, और जिस तरह से 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए, शायद इन चीज़ों को देखते हुए पूरे हल्के का नतीजा जो है कलअदम करार देने के बाद जो है नया इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है। तो एक तरफ तो बज़ाहिर ये लगता है कि इंतज़ामिया की गफलत थी, पुलिस की गफलत थी। अब इसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत ने अपना असर रसूख को इस्तेमाल किया नहीं किया, लेकिन तासुर ये ज़रूर मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो है वो कलूजन मौजूद थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन अपना जो तफसीली फ़ैसला जारी करता है उसमें इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ किस किस्म के पीनल एक्शन लिए जाते हैं, किस किस को मरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, किस किस को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन आज का फ़ैसला किसी तरीके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं था, क्योंकि जो नताइज आए थे, अगर 360 पोलिंग स्टेशन के नताइज देखे जाएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही थी कि हम 7000 के वोटों से जीत गए हैं, लेकिन नून लीग ये कह रही थी कि 20 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए हैं, और जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उन दरख्वास्तों में भी 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था मुसम्मिक नवाज़ की, नौशीन, इफ्तिखार जो कि कैंडिडेट थी। लेकिन बड़ा रिलीफ मिला है मुसम्मिक नवाज़ को। और यह भी बताता चलूँ कि मौजूदा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी तैनाती भी मौजूदा हुकूमत के दौर में हुई थी। मौजूदा हुकूमत की मुशावरत के साथ जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तैनात किया गया था, लेकिन गफलत किन लोगों की है ये आप नाज़रीन को मैंने बता दिया। अब उसमें कलूजन थी या नहीं थी, ये तो इलेक्शन कमीशन का जब तफसीली फ़ैसला आएगा उससे ही पता चल पाएगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।